नमस्कार, जोहार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली-भांति अवगत होंगे कि यहाँ होमवर्क सीरीज के माध्यम से प्रत्येक दिन ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों पे पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है। और इस वीडियो के लास्ट में आप लोग के लिए क्वेश्चन छोड़ा जाता है, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो कल का जो क्वेश्चन था, मद्रास का नाम परिवर्तित करके तमिलनाडु कब कर दिया गया? इसका आंसर हो जाएगा 1969 में। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि सबसे तेज जवाब देने वाले 5 साथियों का नाम दिया जाता है। तो पहले स्थान पे जो जवाब आया है, रेखा सिंह जी का जवाब आया है। दूसरे स्थान पे शिवाजी जी का जवाब आया है। और तीसरे स्थान पे वीर कुमार जी का जवाब आया है। और चौथे स्थान पे कविता जी। और 5वें स्थान पे आयुष राज जी का जवाब आया है। तो इन सब साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद, जो ग्रुप के डिस्कशन से लास्ट तक बने रहते हैं और जो भी क्वेश्चन छोड़ा जाता है उसका आंसर कमेंट माध्यम से देने का प्रयास अवश्य करते हैं। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा प्रारंभ की जा रही है। बताइएगा, हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास बडी स्क्वाड्रॉन जो है वह किन किन देशों के मध्य प्रारंभ किया गया है? या दक्षिण कोरिया और यूएसए के मध्य शुरू किया गया? हाल ही में संयुक्त हवाई अभ्यास बडी स्क्वाड्रॉन जो है वह किन दो देशों के मध्य प्रारंभ किया गया है? दक्षिण कोरिया और यूएसए के मध्य प्रारंभ किया गया है। बताइएगा, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ राज्य पीसीएस अध्यक्षों के लिए राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया है? यह हैदराबाद में किया है। बताइए, हाल ही में किस राज्य ने पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? यह झारखंड क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया। किसके द्वारा जीता गया? झारखंड क्रिकेट टीम के द्वारा जीता गया। बताइएगा, हाल ही में WTA प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का सम्मान किसे मिला है? यह आर्याना सेबलेंका को मिला है। और बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष विजेता कौन हो जाएंगे? कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। ऑस्ट्रेलियन ओपन के पुरुष विजेता कौन हो जाएंगे? कार्लोस अल्काराज हो जाएंगे। और बताइएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन की महिला विजेता कौन हो जाएंगी? एलेना रायबेकेना हो जाएंगी, जो कजाकिस्तान की हो जाएंगी। बताइएगा, हाल ही में किस देश की पीएम साने तकाची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीटों पर जीत हासिल की है? यह जापान की हो जाएंगी। हाल ही में किस देश की पीएम साने तकाची ने वर्ष 1947 के बाद आम चुनाव में 2/3 सीट जीती है? यह जापान की पीएम हो जाएंगी। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में सैफ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा हो गया है? यह ईस्ट बंगाल एफसी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? ईस्ट बंगाल एफसी। हाल ही में सैफ महिला अंतर्राष्ट्रीय क्लब का खिताब जीतने वाला देश का पहला महिला क्लब कौन सा हो जाएगा? ईस्ट बंगाल एफसी हो जाएगा। और बताइएगा, सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप जो हुई थी, जिसमें भारत ने बांग्लादेश को पराजित किया था, इसका आयोजन कहाँ हुआ था? यह भूटान के थिम्पू में हुआ था। कहाँ हुआ था? भूटान के थिम्पू में इसका आयोजन हुआ था, इस मैच का आयोजन। बताइएगा, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे हो जाएगा? यह अश्वगंधा से संबंधित हो जाएगा। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा WHO ग्लोबल समिट में जारी स्मारक डाक टिकट का संबंध किससे हो जाएगा? यह अश्वगंधा से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला मिशेला बेंटहॉस का संबंध किस देश से हो जाएगा? यह जर्मनी से हो जाएगा। हाल ही में ब्लू ओरिजिन के NS-37 मिशन पर स्पेस में ट्रेवल करने वाली दुनिया की पहली पैरालिसिस महिला मिशेला बेंटहॉस का संबंध किस देश से हो जाएगा? यह जर्मनी से संबंधित हो जाएंगी। बताइएगा, हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? यह न्यूजीलैंड के मध्य की है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ वर्ष 2025 में चौथे मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की है? यह न्यूजीलैंड के साथ की है। बताइएगा, हाल ही में केंद्रीय बजट 2026-27 में सर्वाधिक किस मंत्रालय के लिए बजट जारी हुआ है? यह रक्षा मंत्रालय के लिए हुआ है। किस मंत्रालय के लिए हुआ है? रक्षा मंत्रालय के लिए बजट पारित हुआ है। और बताइए, कितना लाख करोड़ बजट पारित हुआ है रक्षा मंत्रालय के लिए? या 7.85 लाख करोड़ हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 7.85 लाख करोड़ हो जाएगा, जो कुल बजट का कितना प्रतिशत है? 14.67% हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 14.67% हो जाएगा। बताइएगा, 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू होगा? यह विशाखापट्टनम में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? विशाखापट्टनम में हो जाएगा। 2 दिवसीय पैसा महोत्सव 2025 कहाँ शुरू होगा? यह विशाखापट्टनम में हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां कॉस्प कहाँ शुरू हुआ है? यह दोहा कतर में हो जाएगा। हाल ही में भ्रष्टाचार के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन का 11वां कॉस्प कहाँ शुरू हुआ है? यह दोहा कतर में शुरू हुआ है। बताइएगा, हाल ही में तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर सेलो वाटरक्राफ्ट अंजदीप को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? यह चेन्नई में शामिल किया गया। हाल ही में तीसरी एंटी सबमरीन वॉरफेयर
सेलो वाटर क्राफ्ट अंजदीप को कहाँ भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? यह चेन्नई में शामिल किया गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा प्रतिवर्ष दलहन दिवस कब मनाया जाता है? यह 10 फरवरी को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व दलहन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 10 फरवरी को मनाया जाता है। बताइएगा प्रतिवर्ष 4 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस मनाया जाता है। और बताइएगा प्रतिवर्ष 21 फरवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस हो जाएगा। और बताइएगा विश्व पर्यटन दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। किस तिथि को मनाया जाता है? 27 सितंबर को मनाया जाता है। और बताइए विश्व आयुर्वेद दिवस मनाने की पहल शुरू है या कब से हुई है? 2025 से 23 सितंबर को विश्व आयुर्वेद दिवस मनाने की घोषणा की गई है। बताइएगा हाल ही में पुरुषों के लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज 150 और सबसे कम उम्र के लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने का रिकॉर्ड किसके पास हो गया है? यह हमारे वैभव सूर्यवंशी के पास हो गया। किसके पास हो गया? वैभव सूर्यवंशी के पास। बताइएगा हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत के पहले पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी है? यह मध्य प्रदेश में रखी है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने भारत के पहले पीपीपी मॉडल वाले मेडिकल कॉलेज की आधारशिला कहाँ रखी है? यह मध्य प्रदेश में रखी है। और किस मेडिकल कॉलेज के द्वारा हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई होगी? या जबलपुर में, कहाँ? जबलपुर, मध्य प्रदेश के जबलपुर में होगी। हिंदी में एमबीबीएस पाठ्यक्रम की शुरुआत होगी। बताइएगा हाल ही में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? यह नई दिल्ली में हुआ है। हाल ही में मुख्य सचिवों का 5वां राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। बताइएगा हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है? यह कर्नाटक हो जाएगा। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू किस राज्य से पनडुब्बी से समुद्री यात्रा करने वाली दूसरी राष्ट्रपति बनी है? यह कर्नाटक से हो जाएगा। और बताइएगा जनजातीय जीनोम आधारित जीनोम पारित करने वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या गुजरात राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात, जनजातीय जीनोम पारित करने वाला राज्य। बताइएगा हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल हो जाएगा। हाल ही में बुजुर्गों के लिए अलग बजट पेश करने वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? केरल राज्य हो जाएगा। और अभी हाल फिलहाल में गरीबी उन्मूलन के मध्य जो है ना, गरीबी उन्मूलन को कम करने वाला राज्य बन गया है। बताइएगा हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने किस एयरलाइन को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है? यह अल हिंद संघ एयर एवं फ्लाई स्पेस को दिया है। किसको दिया है? फ्लाई स्पेस, अल हिंद संघ एयर और फ्लाई स्पेस को यह नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया है, नोसी। बताइएगा हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण कहाँ किया गया है? यह पटना में किया गया। हाल ही में सुपर कंप्यूटर परम रुद्र का अनावरण कहाँ किया गया है? पटना में किया गया। बताइएगा हाल ही में अर्जुन एरिगेसी और कोनेरू हम्पी ने वर्ष 2025 कतर फीडे वर्ल्ड रैपिड चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह ब्रॉन्ज यानी अर्थात कांस्य पदक जीता है। और आकाश किस किस का सम्मिश्रण होता है? कॉपर और टीन का, कॉपर और टीन का सम्मिश्रण होता है कांस्य। बताइएगा एक्सरसाइज मिलान 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? एक्सरसाइज मिलान 2026 यह विशाखापट्टनम में होगा। एक्सरसाइज मिलान 2026 कहाँ प्रारंभ होगा? यह विशाखापट्टनम में होगा। और यह बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास होता है एक्सरसाइज मिलान। बताइएगा हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? यह उत्तर प्रदेश का होगा। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया है? यह उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? यह 48 पदक जीते हैं। हाल ही में मनामा एशियाई युवा खेल 2025 में भारतीय दल ने कुल कितने पदक जीते हैं? 48 पदक जीते हैं। बताइए हाल ही में भारत के 90वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? इलम पर्थी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? इलम पर्थी हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन बन गया है? यह मद्रास हो जाएगा। हाल ही में क्रिप्टो करेंसी को संपत्ति के रूप में मान्यता देने वाला देश का पहला न्यायालय कौन सा न्यायालय हो जाएगा? मद्रास न्यायालय हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? यह सेना के द्वारा जीता गया है, सर्विसेज के द्वारा। हाँ, हाल ही में संतोष ट्रॉफी 2026 का खिताब किसने जीता है? सर्विसेज के द्वारा जीता गया है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? यह छत्तीसगढ़ का किया। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य के नए विधानसभा भवन का अनावरण किया है? यह छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में प्रोजेक्ट चीता के तहत
किस देश से भारत में 8 चीते लाने की घोषणा हुई है? यह बोत्सवाना में हुई है। कहाँ से हुई है? बोत्सवाना से 8 चीते लाने की घोषणा हुई है। और मध्य प्रदेश में चीतों के लिए 3 अभयारण्य हो गए हैं, गांधी सागर, कूनो, नौरादेही। हाँ, कूनो, गांधी सागर और नौरादेही। तीसरा हो जाएगा नौरादेही हो जाएगा, 3 राष्ट्रीय उद्यान हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? यह वर्जीनिया हो जाएगा। हाल ही में भारतीय मूल की गजाला हाशमी ने यूएसए के किस राज्य के उपराज्यपाल का चुनाव जीता है? वर्जीनिया राज्य का। और दीपावली को दीपावली त्योहार के लिए दिवसीय छुट्टी का अनावरण किस अमेरिकी राज्य के द्वारा किया गया है? यह कैलिफोर्निया के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? कैलिफोर्निया के द्वारा किया गया। और यूनेस्को के द्वारा दीपावली को कब विश्व धरोहर में शामिल किया गया? सांस्कृतिक विरासत में। यह 10 दिसंबर 2025 को शामिल किया गया है। 10 दिसंबर 2025 को शामिल किया गया है। बताइएगा हाल ही में शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहाँ हुआ है? शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास यह गुजरात राज्य में हुआ है। कहाँ हुआ है? हाल ही में शक्ति कॉरिडोर के पहले चरण का शिलान्यास कहाँ हुआ है? यह गुजरात में हुआ है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किसने जीता है? किस टीम के द्वारा जीता गया? यह दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया। हाल ही में 12वें प्रो कबड्डी लीग का खिताब किस टीम के द्वारा जीता गया? दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया। बताइएगा हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? यह कार्तिक आर्यन को दिया गया। हाल ही में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 2025 समारोह में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? यह कार्तिक आर्यन को दिया गया है। और 70वें फिल्म फेयर अवार्ड का आयोजन कहाँ हुआ था? यह अहमदाबाद में हुआ था। कहाँ हुआ था? अहमदाबाद में हुआ था 70वें फिल्म फेयर का अवार्ड। बताइएगा हाल ही में बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह श्री रविशंकर को किया। हाल ही में बोस्टन ग्लोबल फोरम और एआई वर्ल्ड सोसाइटी ने किसे 2025 विश्व शांति एवं सुरक्षा नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया है? यह श्री रविशंकर को किया है। बताइए हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रिक लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन हो जाएंगे? या नवीन कुंडू हो जाएंगे। हाल ही में चर्चा में रही पुस्तक रिक लेमिंग इनक्रेडिबल के लेखक कौन हो जाएंगे? नवीन कुंडू हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा देश बन गया है? यह स्वीडन हो जाएगा। हाल ही में दुनिया का पहला कैशलेस सोसाइटी देश कौन सा देश बन गया है? यह स्वीडन हो जाएगा। और स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएगी। स्वीडन की राजधानी कहाँ हो जाएगी? स्टॉकहोम हो जाएंगी। और नोबेल जो शांति का नोबेल होता है उसको छोड़कर बाकी जितने नोबेल पुरस्कार होते हैं वो स्वीडन के स्टॉकहोम में ही दिए जाते हैं। बताइएगा हाल ही में वीर शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? यह छत्तीसगढ़ में किया गया। हाल ही में शहीद वीर नारायण सिंह स्मारक सह जनजातीय स्वतंत्रता सेनानी संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? छत्तीसगढ़ में किया गया है। बताइएगा हाल ही में भारत के तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? यह स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में भारत के तेजस्विनी शंकर ने एशियाई इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? यह मेघालय में हुआ। हाल ही में सांस्कृतिक भव्यता के साथ 100 ड्रम्स वांगला महोत्सव का समापन कहाँ हुआ है? यह मेघालय में हुआ। बताए खोमजोंग उत्सव कहाँ मनाया जाता है? यह मणिपुर में खोमजोंग उत्सव मनाया जाता है। बताइएगा हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? यह चेन्नई को मिला है। हाल ही में 18वें अर्बन मोबिलिटी इंडिया में किसे सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का पुरस्कार मिला है? यह चेन्नई को मिला है। बताइएगा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेख नासिर का संबंध किस देश से हो जाएगा? यह शेखा नासिर बोल दिए, शेखा नासिर का संबंध यह यूएई से हो जाएंगे। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला शेखा नासिर का संबंध किस देश से हो जाएगा? यूएई से हो जाएगा। और बताइएगा हाल ही में जर्मन वॉच के जलवायु जोखिम सूचकांक 2026 में वर्ष 1995 से 2024 के लिए भारत का स्थान कौन सा मिला है? यह 9वां स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 9वां स्थान मिला है। तो साथियों होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो आज का करंट अफेयर्स बनने वाला था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वो कब हुआ था? यह 1761 में हुआ था। और पानीपत के तीसरे युद्ध के समय मुगल सम्राट कौन था? यह शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। पानीपत के तृतीय युद्ध के समय
मुगल सम्राट कौन था? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। बताए शाह आलम द्वितीय हो जाएगा। और बताइएगा बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में हुआ था। और बताइएगा पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह किन किन के मध्य हुआ था? मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली के मध्य हुआ था। और बताइएगा मराठा सैन्य नेतृत्व किसके हाथों में था? पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठा सैन्य नेतृत्व किस व्यक्ति के हाथों में था? सदाशिव राव भाऊ के हाथ में था। किसके हाथ में था? सदाशिव राव भाऊ हो जाएंगे। बताइएगा इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? या 1765 में हुई थी। इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। बताइएगा अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया था? या 1803 में कर लिया था। अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब कब्जा कर लिया था? 1803 में कर लिया था। बताइएगा अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या था? अहमद खां हो जाएगा। अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम क्या हो जाएगा? अहमद खां हो जाएगा। और अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया था? 8 बार आक्रमण किया गया था। अहमद शाह अब्दाली के द्वारा भारत पर कितनी बार आक्रमण किया गया था? 8 बार आक्रमण किया गया था। बताइएगा शाह आलम द्वितीय की हत्या किस व्यक्ति के द्वारा कर दी गई थी? या गुलाम कादिर खां के द्वारा कर दी गई थी। शाह आलम द्वितीय की हत्या किस व्यक्ति के द्वारा कर दी गई थी? गुलाम कादिर खां के द्वारा कर दी गई थी 1806 ईस्वी में। बताइएगा राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? या अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस व्यक्ति के द्वारा दी गई थी? अकबर द्वितीय के द्वारा दी गई थी। और राजा राम मोहन राय का जन्म कब हुआ था? 1776 में हुआ था शायद। 1776 में इनका जन्म बंगाल के राधानगर गांव में हुआ था। हाँ 1776 ही है। बताइएगा राजा राम मोहन राय का समाधि स्थल जो है वह कहाँ स्थित है? यह इंग्लैंड के ब्रिस्टल में हो जाएगा। ये जो गए थे ना अंग्रेजों से, मतलब मुगल सम्राट का जो पेंशन की राशि थी उसी का बढ़ाने की मांग करने के लिए गए थे, इसीलिए अकबर द्वितीय ने इनको राजा की उपाधि दी थी। बताइएगा अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय हो जाएगा। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय का हो जाएगा। बताइएगा 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर कहाँ भेज दिया गया था? या रंगून में भेज दिया गया था। रंगून में बहादुर शाह जफर की मृत्यु कब हो गई थी? 63 में हुआ था ना, 62-63 में हुआ था। 1862-63 में इसकी मृत्यु हुई थी। बताइएगा लाल किला स्थित हीरा महल को निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा करवाया गया था? या बहादुर शाह जफर के द्वारा कराया गया था। लाल किला स्थित हीरा महल का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा कराया गया था? बहादुर शाह जफर के द्वारा ही कराया गया था। बताइएगा मशहूर शायर मिर्जा गालिब जो थे वो बहादुर शाह के जफर के टाइम में कहाँ निवास करते थे? या दिल्ली में करते थे। और मिर्जा गालिब का जो वास्तविक मूल स्थान था जहाँ से जन्म हुआ था वो आगरा था। आगरा से संबंधित हो जाएंगे। बताइएगा हयात बख्श बाग जो है वह किस इमारत में स्थित है? हयात बख्श बाग या लाल किला में स्थित है? हयात बख्श बाग कहाँ स्थित है? लाल किला में। लाल किले का निर्माण किस व्यक्ति के द्वारा कराया गया था? शाहजहां के द्वारा ही कराया गया था। स्थापत्य कला का स्वर्णिम काल। बताइएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में हुई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1498 में हुई थी। बताइएगा अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1600 ईस्वी में हुई थी। बताइएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1602 में हुई थी। बताइए डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में हुई थी। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1616 में हुई थी। बताइए स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1731 में हुई थी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1731 में हुई थी। बताइएगा फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। बताइएगा सर्वप्रथम भारत आने वाला यूरोपीय कौन था? वास्को डी गामा हो जाएंगे। भारत आने वाले सर्वप्रथम पुर्तगाली कौन हो जाएंगे? वास्को डी गामा हो जाएंगे। और बताए वास्को डी गामा को कैप ऑफ गुड होप से भारत का रास्ता किस व्यक्ति के द्वारा दिखाया गया था? जामली है कुछ जो से
अब्दुल मजीद हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अब्दुल मजीद हो जाएगा। आप लोग तो और बताए अब्दुल मजीद हो जाएंगे। बताइएगा फ्रांसिसो द अल्मोड़ा जो था भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया था। कब बनकर आया था? यह 1505 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1505 में हो जाएगा। फ्रांसीसी द अल्मोड़ा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर कब आया था? 1505 में आया था। बताइएगा पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसकी प्रथम फैक्ट्री कोच्चि में कब लगाई गई थी? यह 1503 में लगाई गई थी। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा उसकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? कोच्चि में। और कब लगाई गई थी? 1503 में लगाई गई थी। बताइएगा अंग्रेजों के द्वारा उनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? यह मुसलीपट्टनम में लगाई गई थी। अंग्रेजों के द्वारा उनकी प्रथम फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? मुसलीपट्टनम में लगाई गई थी। और बताइएगा डेनिस के द्वारा उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? ट्रावनकोर में लगाई गई थी। डेनिस के द्वारा उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? ट्रावनकोर में लगाई गई थी। और बताइएगा डच कंपनी के द्वारा उनकी पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई गई थी? यह मुसलीपट्टनम में ही लगाए थे। डच और अंग्रेज एक ही स्थान मुसलीपट्टनम में ही अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित किए थे। बताइएगा पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी जो है वह कहाँ खोली थी? कोच्चि में खोली थी। पुर्तगालियों के द्वारा उनकी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली गई थी? कोच्चि में खोली गई थी। बताइएगा भारत में पुर्तगालियों का वायसराय 1509 ईस्वी में कौन बन गया था? अल्फांसो द अल्बुबकर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? अल्फांसो द अल्बुबकर हो जाएगा। और अल्फांसो जो है आम की किस्म है। अल्फांसो किसकी किस्म हो जाएगी? आम की किस्म हो जाएगी। बताइएगा पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन यूरोपीय आए थे? या डच हो जाएंगे। पुर्तगालियों के बाद भारत में कौन से यूरोपीय आए थे? या डच आए थे। बताइएगा डच्चों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी जो है वह मुसलीपट्टनम में कब स्थापित की थी? यह 1605 में की थी। डच्चों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी कब स्थापित की थी? 1605 में मुसलीपट्टनम में स्थापित की थी। बताइएगा डच्चों की दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित हुई थी? यह पुलिकट में हो जाएगी। डच्चों ने अपनी दूसरी व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित करी थी? यह पुलिकट में। और पहली कहाँ स्थापित की थी? यह मछलीपट्टनम में की थी। बताइएगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने पटना में अपना कारखाना कब स्थापित किया था? यह 1632 में स्थापित किया था। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना कारखाना पटना में कब स्थापित किया था? यह 1632 में स्थापित किया था। बताइएगा कोलाचिल की लड़ाई जो है वह किन किन के मध्य लड़ी गई थी? या त्रावणकोर के राजा मार्तंडे वर्मा के मध्य और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के मध्य लड़ी गई थी, जिसमें डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नेतृत्व कौन कर रहा था? एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय कर रहे थे। कौन कर रहे थे? एडमिरल यूस्टाचियस डी लेनॉय हो जाएंगे। बताइएगा वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? यह 1759 में लड़ा गया था। वेदरा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1759 में लड़ा गया था। और किन किन के मध्य लड़ा गया था? यह अंग्रेज और डच्चों के मध्य लड़ा गया था। वेदरा डच हो जाएगा और वाडीवाल्स हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य हो जाएगा। वेदरा अंग्रेजी और डच और वाडीवाल्स हो जाएगा अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा गया था। बताइएगा रानी एलिजाबेथ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार करने का एकाधिकार प्रदान किया था। कब एकाधिकार प्रदान किया था? यह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को किया था। कब किया था? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरब में व्यापार करने का क्या कर दिया था? एक अधिकार पत्र प्रदान किया था। बताइएगा प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार थे? 217 साझेदार हो जाएंगे। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में कितने साझेदार हो जाएंगे? 217 साझेदार हो जाएंगे। और पहला गवर्नर कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ हो जाएगा। कौन हो जाएगा? टॉमस स्मिथ हो जाएगा। बताइएगा मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कौन हो जाएगा? कैप्टन हॉकिंस हो जाएगा। जो किसके राजदूत के रूप में आया था? या जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में आया था। 1609 में जहांगीर के दरबार में आया था। बताइए भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? या रेड ड्रैगन हो जाएगा। भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज कौन था? या रेड ड्रैगन हो जाएगा। बताइएगा समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मुसलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना कब की थी? यह 1611 में की थी। कब की थी? 1611 में। डच्चों के द्वारा 1605 में, जबकि अंग्रेजों के द्वारा 1611 में। और दोनों एक ही जगह फैक्ट्री स्थापित किए थे। कहाँ किए थे? मुसलीपट्टनम में किए थे। बताइएगा 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने किसको अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था? यह सर टॉमस रो को भेजा था। किनको भेजा था? सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। बताइएगा
1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को क्या दिया था? एक सुनहरा फरमान दिया था, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को कितना वार्षिक कर देते थे गोलकुंडा राज के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक व्यापार करने के लिए? या 500 पेगोडा देते थे। कितना देते थे? 500 पेगोडा वार्षिक कर देते थे, जिससे वह स्वतंत्र रूप से गोलकुंडा राज के बंदरगाहों पे स्वतंत्रता पूर्वक क्या कर सकते थे? व्यापार कर सकते थे। बताइएगा 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी किसके साथ ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ था? या कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुआ था? किसके साथ हुआ था? कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा के साथ हुआ था। इसी विवाह के संपन्न होने के अवसर पे जो है ना, पुर्तगालियों के द्वारा कौन सा बंदरगाह अंग्रेजों को दहेज के स्वरूप में दिया गया था? यह बंबई बंदरगाह दिया गया था। और इसको यह कितने वार्षिक रुपयों पर यह किराए पे दे दिया था? यह 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे दिया था। कितने पाउंड के वार्षिक किराए पे दिया था? 10 पाउंड के वार्षिक किराए पे दिया था। बताइएगा कलकत्ता नगर का वास्तुकार कौन था? जॉब चॉर्नोक हो जाएगा। और बंबई का गेराल्ड ओंगियार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? गेराल्ड ओंगियार। चेन्नई या मद्रास के वास्तुकार कौन हो जाएंगे? फ्रांसिस डे हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? फ्रांसिस डे हो जाएंगे। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा सूरत का प्रेसिडेंट एवं बंबई का गवर्नर बनने के पश्चात बंबई शहर की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह गेराल्ड ओंगियार के द्वारा की गई थी। और कलकत्ता की किसके द्वारा की गई थी? जॉब चॉर्नोक के द्वारा। और मद्रास की किसके द्वारा की गई थी? फ्रांसिस डे के द्वारा की गई थी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य ज्योग्राफी प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राजमार्ग है? NH-27 EW हो जाएगा। NH-27 EW हो जाएगा। बताइए इसकी कुल लंबाई कितनी है? 4112.62 किलोमीटर हो जाएगी। वर्तमान में भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन हो जाएगा? NH-27 EW हो जाएगा। और इसकी कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 4112.62 किलोमीटर हो जाएगी। बताइए वर्तमान में भारत की दूसरी सबसे लंबी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सी है? NH-44 NS हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? NH-44 NS हो जाएगी, जिसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 3745 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3745 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा राजमार्ग है? NH-32 NH-327B हो जाएगा। कितना हो जाएगा? NH-327B हो जाएगा। और इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 1.2 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1.2 किलोमीटर हो जाएगी। और भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग NH-327B जो है वह किस राज्य में स्थित है? या पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में हो जाएगा। बताइएगा NH-44 जो है NH-44 यह किस सुरंग में स्थित है? NH-44 यह जवाहर सुरंग में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? जवाहर सुरंग में हो जाएगा। और यह राजमार्ग किस किस को जोड़ता है होते हुए उरी तक जाती है? यह जालंधर से जम्मू कश्मीर व श्रीनगर से होते हुए कहां तक जाती है? उरी तक जाती है। बताइएगा जम्मू एवं श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग NH-44 में स्थित 9.2 किलोमीटर लंबी कौन सी सुरंग जो है वो देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग है? यह चेनानी नासरी हो जाएगा। इसका नाम परिवर्तित करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग कर दिया गया है। बताइएगा भारत का सबसे लंबा केबल सेतु कौन सा राज्य में स्थित है? यह गुजरात राज्य में हो जाएगा। और किस नदी पे स्थित है? नर्मदा नदी पे हो जाएगा केबल सेतु। दूसरा जो है वह शिवमोगा कर्नाटक में, हाँ दूसरा शिवमोगा कर्नाटक में हो जाएगा। बताएगा स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है वह किससे संबंधित है? यह सड़क जोड़ो योजना से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? सड़क परियोजना राजमार्ग परियोजना से संबंधित हो जाएगा। और किन चार महानगरों को जोड़ती है? यह दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ती है। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ती है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। और इसमें इसके अंतर्गत कितने किलोमीटर लंबे राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ा गया है? यह 5846 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5846 किलोमीटर हो जाएगा। बताइएगा उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ में मिलते हैं? या झांसी में मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। उत्तर दक्षिण गलियारा एवं पूर्व पश्चिम गलियारा एक दूसरे को कहाँ मिलते हैं? झांसी में मिलते हैं। बताइएगा भारतमाला परियोजना जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा? केंद्रीय सड़क से संबंधित हो जाएगा। राजमार्ग से संबंधित हो जाएगा भारतमाला परियोजना। बताइएगा सेतु भारतम परियोजना जो है वह किससे संबंधित है? यह राजमार्गों के लेवल क्रॉसिंग के स्थान पर
बनाने से संबंधित हो जाएगा। किससे संबंधित हो जाएगा? आरओबी बनाने से संबंधित हो जाएगा। बताए चार धाम महानगर विकास परियोजना किससे संबंधित है? यह चार प्रसिद्ध धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ यात्रा को सुगम करने के लिए चार धाम महामार्ग विकास परियोजना से संबंधित हो जाएगी। और बताइएगा इसके तहत 2 लेन वाली कितने किलोमीटर सड़क बनाई जानी है? यह 889 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी है। चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के तहत 2 लेन वाली कितनी किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी है? यह 889 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई जानी है। बताइएगा भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग जो है इसकी लंबाई कुल कितनी हो जाएगी? 1,46,195 किलोमीटर हो जाएगी। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कुल कितनी हो जाएगी? 1,46,195 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? यह महाराष्ट्र राज्य हो जाएगा। राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका हो जाएगा? महाराष्ट्र राज्य का हो जाएगा। और सड़कों का सर्वाधिक घनत्व के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी हो जाएगा? यह केरल राज्य हो जाएगा। राज्यों में सड़क की लंबाई के मामले में सबसे पहला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? महाराष्ट्र। और सड़क घनत्व के मामले में केरल राज्य हो जाएगा। बताए वर्तमान में सबसे अधिक घनत्व वाला सड़क घनत्व वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? केरल ही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? केरल ही हो जाएगा। बताइएगा सीमावर्ती सड़कों का निर्माण एवं प्रबंधन जो है वह किसके द्वारा किया जाता है? या बीआरओ के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? बीआरओ के द्वारा। बताए बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। बीआरओ की स्थापना कब हुई थी? 1960 में हुई थी। बताए एशिया का सबसे बड़ा रोपवे जो है वो एशिया का सबसे बड़ा रोपवे वह कहाँ में स्थित है? या गढ़वाल में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? गढ़वाल में हो जाएगा। जोशीमठ और ओली को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? जोशीमठ और ओली को जोड़ता है। और एशिया का सबसे बड़ा रोपवे रज्जू मार्ग जो है वह इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी? 500 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 500 मीटर हो जाएगी। बताइएगा तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो ज्योग्राफी होमवर्क के माध्यम से दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य लुसेंट सीरीज के माध्यम से पॉलिटी स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों का वेतनमान प्रति माह कितना होता है? 2,80,000 होता है। और अन्य न्यायाधीशों का कितना होता है? 2,50,000 हो जाएगा। बताइएगा न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 125 में किया गया। न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 125 में किया गया। बताइएगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतनमान कितना होता है? 2,50,000 होता है। अन्य उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों का वेतनमान कितना होता है? 2.25 लाख यानी 2,25,000 हो जाएगा। बताइएगा न्यायाधीशों का वेतन और उससे मिलने वाली अन्य सुविधाएं उसके कार्यकाल में कम की जा सकती है या नहीं की जा सकती है? नहीं की जा सकती है। उसमें कटौती नहीं की जा सकती है। बताइएगा न्यायाधीशों को निशुल्क आवास और अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि भी मिलती है या नहीं मिलती है? ये भी मिलती है। निशुल्क आवास एवं अन्य सुविधाएं जैसे चिकित्सा कार्ड, टेलीफोन आदि भी मिलती है। बताइएगा सेवानिवृत्ति मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का कितना प्रतिशत होता है? या 50% हो जाएगा। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीशों का पेंशन कितना प्रतिशत होता है? उनके अंतिम माह के वेतन का कितना प्रतिशत होता है? 50% हो जाएगा। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदनों में क्या किया जाता है? प्रस्ताव पारित किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? प्रार्थना कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? प्रार्थना कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की पद विमुक्ति के लिए संसद के दोनों सदनों में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। इस प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? प्रार्थना कहा जाता है। और न्यायाधीशों के पद विमुक्ति का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में किया गया है? 124 के 4 में किया गया। किसमें किया गया है? 124 के 4 में न्यायाधीशों के पद विमुक्ति का उल्लेख किया गया है। बताइएगा पद विमुक्त प्रस्ताव जो है वह कितने सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करने के बाद अध्यक्ष या सभापति को दे दिया जाता है? या 100 सदस्यों या 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर? लोकसभा के 100 सदस्य, लोकसभा में मामला रहेगा तो 100 सदस्य, और राज्यसभा के कितने सदस्यों के द्वारा? 50 सदस्यों के द्वारा हस्ताक्षर करने के पश्चात अध्यक्ष या सभापति को क्या कर दिया जाता है? सुपुर्द कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? सुपुर्द कर दिया जाता है। बताए सबसे अधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? यशवंत विष्णु चंद्रचूड़ हो जाएंगे। और ये कितने समय तक रहे थे? 2696 दिनों तक रहे थे। कितने दिनों तक रहे थे? 2696 दिनों तक रहे थे। 1978 22 फरवरी 1978 से लेके 11 जुलाई 1985 तक रहे थे।
बताइएगा सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले व्यक्ति कौन हो जाएंगे? कमल नारायण सिंह हो जाएंगे। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन हो जाएंगे? कमल नारायण सिंह हो जाएंगे। और ये कितने दिनों तक रहे थे? मात्र 17 दिन तक रहे थे। कितने दिनों तक रहे थे? मात्र 17 दिनों तक रहे थे। और बताइएगा अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री के पद पर न्यूनतम अवधि तक रहे थे। कितने दिनों तक रहे थे? 13 दिन तक रहे थे। 6 दिन, हाँ सही, वो 1 सप्ताह 6 दिन या 13 दिन बोलिए। बताइएगा जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? पीएन भगवती हो जाएंगे। जब भारतीय न्यायिक पद्धति में लोकहित मुकदमा लाया गया तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? न्यायमूर्ति पीएन भगवती हो जाएंगे। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अवकाश प्राप्त करने के बाद भारत में किसी भी न्यायालय या किसी अधिकारी के सामने वकालत कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय वाला नहीं करेगा, उच्च न्यायालय वाला सर्वोच्च न्यायालय में जाके कर सकता है। नीचे से आप ऊपर जा सकते हैं लेकिन ऊपर से नीचे नहीं आ सकते हैं। इस ट्रिक से याद रख सकते हैं। बताइएगा, हाँ ये क्वेश्चन पूछे हुए हैं, थोड़ा घुमा के पूछता है। बताइएगा मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक बुला सकता है? बुला सकता है। मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति लेकर दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठक क्या कर सकता है? बुला सकता है। बताइएगा अब तक हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक आयोजित की जा चुकी है। क्या की जा चुकी है? हैदराबाद और श्रीनगर में इस प्रकार की बैठक आयोजित की जा चुकी है जिसमें मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की अनुमति लेकर दिल्ली के अलावा कहीं और भी सर्वोच्च न्यायालय की बैठक को क्या कर सकता है? बुला सकता है। बताइएगा देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा न्यायालय होता है? यह सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय हो जाएगा। बताइएगा भारत संघ तथा कोई एक राज्य या अनेक राज्य और एक या एक से अधिक राज्यों के विवादों का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार किसके अंतर्गत आता है? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। किसके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। बताए सिविल मामले में अपील का अधिकार का उल्लेख भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है? यह अनुच्छेद 133 में उल्लिखित है। सिविल मामले में अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 133 अनुच्छेद में उल्लेखित है। बताइएगा आपराधिक मामलों में अपील का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यह 134 में हो जाएगा। किस में हो जाएगा? 134 में आपराधिक मामले में अपील का अधिकार हो जाएगा। बताइएगा सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधी मामले की सुनवाई करने के लिए न्यायाधीशों की संख्या कम से कम कितनी होनी चाहिए? या 5 होनी चाहिए। सर्वोच्च न्यायालय में संविधान के निर्वाचन संबंधी मामले की सुनवाई के लिए न्यायाधीशों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 5 होनी चाहिए। और इसका उल्लेख किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? 145 के 3 में इसका उल्लेख हो जाएगा। किस अनुच्छेद में इसका उल्लेख हो जाएगा? 145 के 3 में इसका उल्लेख हो जाएगा। बताइएगा किस अनुच्छेद के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया मौलिक अधिकारों के रक्षक के स्वरूप में? यह अनुच्छेद 32 हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया मौलिक अधिकारों के रक्षक के स्वरूप में हो जाएगा। बताइएगा भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है? यह भाग 6 में हो जाएगा। भारतीय संविधान के किस भाग में उच्च न्यायालय का उल्लेख किया गया है? भाग 6 में हो जाएगा। और अनुच्छेद कहां से कहां तक हो जाएगा? 214 से 231 तक के मध्य हो जाएगा। किस के मध्य हो जाएगा? 214 से 231 के मध्य उच्च न्यायालय का उल्लेख हो जाएगा भारतीय संविधान में। बताइएगा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय है? केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और जम्मू कश्मीर में उच्च न्यायालय उपलब्ध है। बताइएगा उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की योग्यता के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने वाले व्यक्ति का भारत का नागरिक होना अनिवार्य होता है? हाँ होता है। भारत का नागरिक ही उच्च न्यायालय का न्यायाधीश सेवा मतलब नियुक्त हो सकता है। बताइएगा कम से कम कितने वर्षों तक न्यायिक पद धारण कर चुका हो अथवा किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहे या 10 वर्षों तक न्यायाधीश के पद पर रह चुका हो। और सर्वोच्च न्यायालय में रहेगा तो 5 वर्षों तक के लिए न्यायाधीश और 10 वर्षों के लिए वकालत हो जाएंगे। बताइएगा किस अनुच्छेद के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से संबंधित होते हैं? किस अनुच्छेद में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्ते से संबंधित होते हैं? कौन सा अनुच्छेद? यह अनुच्छेद 221 हो जाएगा। कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा? 221 हो जाएगा। बताइएगा न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन एवं भत्ते और पद की शर्तों में उनके हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों एवं
के वेतन एवं भत्ते पद की शर्तों में हित के विरुद्ध कोई परिवर्तन किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता है। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य फिजिक्स प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा, जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपर्युक्त अशुद्धि अल्पतः मात्रा में मिलाई जाती है तो उसकी चालकता में कोई वृद्धि होगी या नहीं होगी? हो जाएगी, कई गुना वृद्धि हो जाएगी। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में कोई उपयुक्त अशुद्धि अल्प मात्रा में मिलाई जाती है उसकी चालकता में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। और इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहा जाता है? अपद्रवी अर्धचालक कहा जाता है। इस प्रकार के पदार्थों को क्या कहा जाता है? अपद्रवी अर्धचालक कहा जाता है। बताइएगा, पंच संयोजी अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? या दाता कहलाते हैं। पंच संयोजी अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? दाता कहलाते हैं। और त्रिसंयोजी अपद्रव्य परमाणु क्या कहलाते हैं? ग्राही कहलाते हैं। पंच संयोजी अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? दाता कहलाते हैं। और त्रिसंयोजी अपद्रव्य क्या कहलाते हैं? ग्राही कहलाते हैं। बताइएगा, अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। अपद्रव्य मिलाए जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोपिंग कहा जाता है। बताइएगा, जिन अर्धचालकों में विद्युत का प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है उन्हें किस प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है? उन्हें पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। जिन अर्धचालकों में विद्युत प्रवाह कोटरों की गति के कारण होता है उसको किस प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है? पी प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। और ऐसे बाह्य अर्धचालक जिनमें विद्युत का प्रवाह मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ने के कारण होता है इसको कैसा अर्धचालक कहा जाता है? एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। किस प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है? एन प्रकार का अर्धचालक कहा जाता है। बताइए, ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है? अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, परंतु चालक की चालकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा? यह घट जाएगी। ताप बढ़ने पर अर्धचालक की चालकता क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। और चालक की चालकता क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बताइएगा, ताप बढ़ने पर ध्वनि पे क्या प्रभाव पड़ेगा? ध्वनि का वेग बढ़ जाएगा। ताप बढ़ने पर ध्वनि का वेग क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और बताइएगा, शुष्क हवाओं की अपेक्षा आर्द्र हवाओं में वायु का गमन तेज होगा या कम होगा? तेज होगा। आर्द्र वायु में ध्वनि का गमन क्या हो जाएगा? तेज हो जाएगा शुष्क की अपेक्षा। हाँ, शुष्क में कम होता है, आर्द्र में ज्यादा हो जाता है। बताइएगा, जब किसी अर्धचालक डायोड के दो सिरों के बीच कोई बाह्य वोल्टता भी इस प्रकार अनुपयुक्त की जाती है कि बैटरी का धन टर्मिनल पी फलक तथा ऋण टर्मिनल एन फलक में संयोजित हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? इन्हें अग्रदिशिक बायसित कहते हैं। क्या कहते हैं? अग्रदिशिक बायसित कहा जाता है। बताइए, कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को क्या कहा जाता है? कैथोड के आसपास एकत्रित इलेक्ट्रॉन समूह को क्या कहा जाता है? अंतराल आवेश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंतराल आवेश कहा जाता है। बताइएगा, डायोड बल्ब की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? या फ्लेमिंग के द्वारा? डायोड बल्ब की खोज किसके द्वारा की गई थी? वॉल्व डायोड वॉल्व की खोज किसके द्वारा की गई थी? या फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी 1904 में। बताइएगा, प्लेट धारा ओम के नियम का पालन न करके चाइल्ड लेगुर नियम का पालन करती है। इसमें आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है? v पे पावर 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v पे पावर 3/2 हो जाएगा। बताइएगा, सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। हाँ, सौर सेल में किसका प्रयोग किया जाता है? सिलिकॉन का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा, सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है जो प्रकृति में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, परंतु सौर सेल को बनाने में उपयोग होने वाली विशिष्ट श्रेणी के सिलिकॉन की उपलब्धता सीमित है या असीमित है? या सीमित हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सीमित हो जाएगी। बताइएगा, सौर सेल मूल रूप से कैसी संधि में जुड़े होते हैं? पीएन संधि के होते हैं, जो सौर विकिरणों को आपतित करके क्या उत्पन्न करते हैं? ईएमएफ उत्पन्न करते हैं। और यह फोटो डायोड के सिद्धांत पे क्या करता है? कार्य करता है। बताइएगा, घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम क्या होता है? यह दाब विद्युत प्रभाव पर आधारित होता है। घड़ी में क्वार्ट्ज क्रिस्टल का काम किस पे आधारित होता है? दाब विद्युत प्रभाव पे आधारित होता है। तो साथियों, लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो फिजिक्स दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोगों के मध्य विविध प्रारंभ किया जा रहा है। बताइएगा,
झुकी हुई मीनार जो है वह किस देश की राष्ट्रीय स्मारक हो जाएगी? या इटली की हो जाएगी। झुकी हुई मीनार किस देश की राष्ट्रीय स्मारक हो जाएगी? या इटली की हो जाएगी। बताइएगा पार्थनान जो है वह किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? या यूनान का हो जाएगा। पार्थनान किस देश का राष्ट्रीय स्मारक हो जाएगा? या यूनान का हो जाएगा। बताइएगा पवन चक्की किस देश का राष्ट्रीय स्मारक है? या डेनमार्क का हो जाएगा। पवन चक्की किस देश का राष्ट्रीय स्मारक हो जाएगा? या डेनमार्क का हो जाएगा। बताइए ताजमहल कहाँ स्थित है? यह आगरा भारत में स्थित है। बताइएगा पोटाला पैलेस जो है वह किस देश में स्थित है? यह लहासा तिब्बत चीन में हो जाएगा। पोटाला पैलेस कहाँ हो जाएगा? लहासा तिब्बत चीन में स्थित हो जाएगा। बताइएगा एएपी जो है समाचार एजेंसी, एएपी या किस देश की समाचार एजेंसी हो जाएगी? या ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। एएपी कहाँ की हो जाएगी? ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। बताए बरनामा किस देश की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी हो जाएगी? या मलेशिया की हो जाएगी। बरनामा किसकी हो जाएगी? मलेशिया की हो जाएगी। बताए इतीम कहाँ की हो जाएगी समाचार एजेंसी? या इजराइल की हो जाएगी। इतीम कहाँ की हो जाएगी? इजराइल की हो जाएगी। बताएगा समाचार भारती किस देश की समाचार एजेंसी है? या भारत की हो जाएगी। और पीटीआई कहाँ की हो जाएगी? या भारत की ही हो जाएगी। पीटीआई कहाँ की हो जाएगी? भारत की हो जाएगी। बताइएगा वाफा जो है वहां का, वाफा किस देश की समाचार एजेंसी है? या फिलिस्तीन की हो जाएगी। वाफा किस देश की समाचार एजेंसी हो जाएगी? या फिलिस्तीन की हो जाएगी। बताइए ग्रीन बुक जो है वह किस देश का सरकारी दस्तावेज है? या इटली एवं ईरान का हो जाएगा। ग्रीन बुक किन किन देशों का सरकारी दस्तावेज है? या इटली एवं ईरान का हो जाएगा। और बताइए ऑरेंज बुक जो है वह किस देश का सरकारी दस्तावेज है? या नीदरलैंड का हो जाएगा। ऑरेंज बुक किस देश का सरकारी दस्तावेज है? या नीदरलैंड का हो जाएगा। और बताइएगा ब्लू बुक जो है वह किस देश का सरकारी दस्तावेज है? या ब्रिटेन का हो जाएगा। ब्लू बुक कहाँ का हो जाएगा? या ब्रिटेन का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा रिपब्लिक पार्टी जो है वह किस देश से संबंधित है? रिपब्लिकन पार्टी या अमेरिका की हो जाएगी। बताइए लेबर पार्टी किस देश से संबंधित है? या इजराइल से संबंधित हो जाएगी। लेबर पार्टी किस देश से संबंधित हो जाएगी? या इजराइल से हो जाएगी। बताइएगा यूनाइटेड नेशन पार्टी किस देश से संबंधित है? यूनाइटेड नेशन पार्टी या श्रीलंका से संबंधित हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन पार्टी किस देश से संबंधित हो जाएगी? और फ्रीडम पार्टी किस देश से संबंधित हो जाएगी? यह श्रीलंका से ही संबंधित हो जाएगी। यह एक राजनीतिक दल है फ्रीडम पार्टी। बताए बाथ पार्टी जो है वो राजनीतिक दल किस देश का हो जाएगा? या इराक का हो जाएगा। बाथ पार्टी किस देश का हो जाएगा? इराक का हो जाएगा बाथ पार्टी। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो होमवर्क दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का महेश बर्नवाल द्वारा जो रचित है एनसीईआरटी का सारभूत तत्व वह स्टार्ट किया जा रहा है। इसके माध्यम से बायो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा केमिस्ट्री भी था। केमिस्ट्री स्टार्ट किया जा रहा है। बताइए सबसे मजबूत बंध जो होता है वह किस बंध में होता है? एकल बंध में होता है। किस में होता है सबसे मजबूत बंध? एकल बंध में होता है। बताइए बोर का परमाणु मॉडल जो है वह किसके नियम के विपरीत है? यह हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विपरीत हो जाए। बोर का परमाणु मॉडल किसके नियम के विपरीत है? या हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विपरीत है। बताइएगा जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा एवं वेग क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। इसकी ऊर्जा एवं वेग बढ़ जाएगी। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसका ऊर्जा और वेग क्या हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। बताइएगा किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? उन्हें संयोजकता हो जाएगा। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है। बताइए किस बंध से युक्त यौगिक समावयवता प्रदर्शित कर सकते हैं? या सहसंयोजी यौगिक या उप सहसंयोजी यौगिक हो जाएंगे। सहसंयोजी यौगिक और उप सहसंयोजी यौगिक जो होते हैं वह समव्यवता प्रदर्शित करते हैं। बताइएगा सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से होता है। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से होता है। बताइएगा वह कौन सा तत्व है जिसके अणुओं में सहसंयोजक बंध होता है और वह विद्युत का सुचालक होता है? यह ग्रेफाइट हो जाएगा। वह कौन सा तत्व जिसके अणुओं में सहसंयोजक बंध होता है और विद्युत का सुचालक होता है? ग्रेफाइट हो जाएगा। और बताइए ग्रेफाइट जो है किसका अपरूप हो जाएगा? या कार्बन का अपरूप हो जाएगा। बताइए धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? या धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक ठोसों में परमाणु के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? धात्विक बंध पाया जाता है। पता है परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? एरविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसके द्वारा दिया गया था? एरविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। बताइए किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उसके कोषों में उपकोषों की संख्या व्यक्त करती है। किसी कोष की संख्या क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उसके कोषों में उपकोषों की संख्या प्रदर्शित करती है। बताइएगा एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात किया था? एमाडेओ एवोगाड्रो के द्वारा ज्ञात किया गया था। एवोगाड्रो संख्या किसके द्वारा ज्ञात किया गया था? एमाडेओ
एवोगाड्रो के द्वारा ज्ञात किया गया था। और एवोगाड्रो संख्या का मान कितना होता है 6.023 इंटू 10⁻23 हो जाएगा, 23 प्रति मोल हो जाएगा। बताइएगा किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या होती है, परमाणु संख्या उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या हो जाएगी। किसी तत्व की परमाणु संख्या वस्तुतः क्या होती है, उसके नाभिक में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या हो जाएगी। बताइए पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था कौन सी है, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगी। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था क्या हो जाएगी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगी। बताइएगा द्रव की कितनी अवस्थाएं, द्रव्य की कितनी अवस्थाएं, 5 अवस्थाएं हो जाएंगी, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगी। बताइएगा जंग लगना कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, या रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। जंग लगना कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। और बाय ऑप्शन आप जा सकते हैं, जहां ऑक्सीकरण हो वहां ऑक्सीकरण लगा दीजिए, जहां रेडॉक्स हो वहां रेडॉक्स लगा दीजिए। बताइएगा किस बंध की बंध ऊर्जा जो है अधिकतम होती है, या आयनिक बंध की ऊर्जा जो होती है अधिकतम होती है। किस बंध की बंध ऊर्जा अधिकतम होती है, आयनिक बंध की ऊर्जा जो होती है वो अधिकतम होती है। बताइएगा इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है, पॉजिट्रॉन होता है। बताइए किस यौगिक में विद्युत संयोजी सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, यह अमोनिया क्लोराइड और अमोनिया ब्रोमाइड में पाया जाता है। किस यौगिक में विद्युत संयोजी सहसंयोजक और उप सहसंयोजक तीनों प्रकार के बंध पाए जाते हैं, यह अमोनिया ब्रोमाइड और अमोनिया क्लोराइड में पाया जाता है। सही जवाब हो जाएगा। बताए किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, 2n² के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किससे प्रदर्शित किया जाता है, 2n² के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो केमिस्ट्री का होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य बायो का जो होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा घासों का अध्ययन या पालन क्या कहलाता है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है, एग्रो एस्ट्रोलॉजी कहलाता है। पता है शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, एल्गोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, एल्गोलॉजी कहलाता है। फाइकोलॉजी भी देखने को मिलता है, हाँ एल्गोलॉजी हो जाएगा। बताइएगा पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। पुष्पों का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोलॉजी कहलाता है। बताइए जीवाणुओं का अध्ययन क्या कहलाता है, बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। और जीवित जीवाणु की खोज किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी, ल्यूवेनहॉफ के द्वारा की गई थी। और बताइए जीवाणु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, लुई पास्चर को कहा जाता है। जीवाणु जगत का पिता किसे कहा जाता है, जीवाणु विज्ञान का पिता लुई पास्चर को कहा जाता है। जीवाणु विज्ञान लुई पास्चर देखें हम, जंतु विज्ञान का तो अर्थ यही है, जीवाणु जगत का जो है ना पितामह लुई पास्चर, और वो भी है लुई पास्चर भी है, किसी नोट्स में आज हम देखें। बताइएगा डेंड्रोलॉजी जो है वह किससे संबंधित हो जाएगा, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से हो जाएगा। डेंड्रोलॉजी किससे संबंधित है, वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन से संबंधित है। बताइए आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोबॉटनी कहलाता है। आदिवासियों द्वारा पादपों के उपयोग का अध्ययन क्या कहलाता है, एंथोबॉटनी कहलाता है। बताइएगा वनों का अध्ययन क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री कहलाता है। वनों का अध्ययन क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री कहलाता है। बताइएगा कवक का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। साइटोलॉजी कोशिका विज्ञान का अध्ययन जो होता है उसको साइटोलॉजी कहा जाता है। कवक के अध्ययन को क्या कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है, माइकोलॉजी कहा जाता है। बताए पादप रोगों का उपचार या अध्ययन क्या कहलाता है, या पैथोलॉजी कहलाता है। पादप रोगों का उपचार या अध्ययन क्या कहलाता है, पैथोलॉजी कहलाता है। बताइएगा आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन क्या कहलाता है, आर्थिक महत्व के पौधे का अध्ययन इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। क्या कहलाता है, इकोनॉमिक बॉटनी कहलाता है। बताइएगा वनों का अध्ययन क्या कहलाता है, फॉरेस्ट्री कहलाता है। और कृत्रिम जीन्स का निर्माण और स्थानांतरण का अध्ययन क्या कहलाता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। और बताइएगा वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। वृक्षों की आयु का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। और बताइएगा वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन क्या कहलाता है, डेंड्रोलॉजी कहलाता है। बताइएगा बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी कहलाता है। बीजों का अध्ययन क्या कहलाता है, स्पर्मोलॉजी कहलाता है। और मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है, स्पर्म की होती है। और सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है, ओवम अंडाणु की होती है, जो महिला के शरीर में उपलब्ध होती है। बताइएगा
किस शाखा के अंतर्गत बिना मृदा के बागवानी की जाती है? या हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? हाइड्रोपोनिक्स कहलाती है। और सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिलियोथेरेपी कहलाती है। सूर्य के प्रभाव से चिकित्सा करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हिलियोथेरेपी कहलाती है। बताइएगा मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। मानव जाति के सांस्कृतिक विकास का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथ्रोपोलॉजी कहलाता है। बताइएगा अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। अंतःस्रावी तंत्रों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंडोक्राइनोलॉजी कहलाता है। बताइए कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी कहलाता है। कीट पतंगों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंटोमोलॉजी। और उत्प्रेरकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी कहलाता है। उत्प्रेरकों का अध्ययन क्या कहलाता है? एंजाइमोलॉजी। और उत्प्रेरक का सिद्धांत ह्यूगो डी विरिज के द्वारा दिया गया था। ऊर्जा के 10% किसका? 10% लिंडमान के द्वारा दिया गया था। आप बताइएगा उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। उभयचर एवं सरीसृपों का अध्ययन क्या कहलाता है? हर्पेटोलॉजी कहलाता है। बताइए दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। दंत विज्ञान संबंधी अध्ययन क्या कहलाता है? ओडेंटोलॉजी कहलाता है। बताइए जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी कहलाता है। जीवों पर विकिरण प्रभाव का अध्ययन क्या कहलाता है? रेडियोलॉजी कहलाता है। बताइएगा जीव जातियों के नामाकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी कहलाता है। जीव जातियों के नामाकरण एवं वर्गीकरण का अध्ययन क्या कहलाता है? टेक्सोनोमी। और फादर ऑफ टेक्सोनोमी किनको कहा गया? कैरोलस लिनियस को कहा गया। बताए आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन क्या कहलाता है? जेरेंटोलॉजी कहलाता है। और बताइएगा धातु के ऑक्साइड अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या क्या देंगे? लवण और हाइड्रोजन देगा। लवण और हाइड्रोजन देगा। धातु के कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या दें? कार्बन डाइऑक्साइड और जल और आपका लवण भी देगा। तीनों देगा धातु के कार्बोनेट। साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो बायो दिया गया था वो समाप्त कर दिया गया। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो हिस्ट्री है वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वायु पुराण में किस वंश का उल्लेखित है? गुप्त वंश। वायु देखिए वायु गुप्त होती दिखती नहीं इसलिए गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगा। और इसमें एक और वंश से संबंधित है वायु पुराण। किस वंश से संबंधित है? शुंग वंश से संबंधित है। वायु पुराण किन किन वंशों से संबंधित है? शुंग वंश एवं गुप्त वंश से संबंधित हो जाएगा। पता है मत्स्य पुराण जो है किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन से संबंधित है। मत्स्य पुराण किस वंश से संबंधित है? आंध्र सातवाहन वंश से संबंधित हो जाएगा। पता है विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित है? मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। विष्णु पुराण किस वंश से संबंधित हो जाएगा? मौर्य वंश से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा खरोष्ठी लिपि जो है वह किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। खरोष्ठी लिपि किस प्रकार लिखी जाती है? दाएं से बाएं लिखी जाती है। बताइएगा नारद स्मृति जो है वह किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? नारद स्मृति में या गुप्त वंश के संबंध में मिलती है? नारद स्मृति में किस वंश के विषय में जानकारी मिलती है? गुप्त वंश के संबंध में जानकारी मिलती है। बताइएगा शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा गया है? या मनुस्मृति को कहा गया है। शुंग काल का मानक ग्रंथ किसे कहा गया है? मनुस्मृति को कहा गया है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक कौन सा ग्रंथ हो जाएगा? मनुस्मृति हो जाएगी। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुस्तक किसको माना गया है? मनुस्मृति को माना गया। पता है स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी जो है वह किस ग्रंथ में कहा गया है? या शतपथ ब्राह्मण में कहा गया है। स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में कहा गया है? शतपथ ब्राह्मण में कहा गया। पता है पुरालेख विज्ञान से क्या अभिप्राय है? शिलालेखों का अध्ययन हो जाएगा। और शिलालेखों का अध्ययन एपिग्राफी। बताइएगा पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना गया है? या डार्विन को माना गया है। पुरावशेष का महानतम अन्वेषण किसे माना गया है? डार्विन को माना गया। बताइएगा इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत जो है वह किस नाम से प्रसिद्ध है? रेहेला के नाम से प्रसिद्ध है। इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत किससे संबंधित है? रेहेला से के नाम से प्रसिद्ध है। और इब्न बतूता के द्वारा ही यह कहा गया था कि मोहम्मद बिन तुगलक को इतना चिट्ठी लिखकर जलील किया गया था जिसके कारण उन्होंने अपनी राजधानी दिल्ली से स्थानांतरित करके कहाँ कर दी थी? दौलताबाद कर दी गई थी। मतलब चिट्ठी लिख लिख के लोग अपना काम चालू रखता था। बताइएगा हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? या नालंदा विश्वविद्यालय में। हेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म का अध्ययन किया था? नालंदा विश्वविद्यालय में किया था। और बताइएगा हेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। और हर्षचरित किसके द्वारा रचित है? वान भट्ट के द्वारा रचित है। और बताइएगा इतिसांग जो चीनी यात्री था वह किसके शासनकाल में आया था? यह भी हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था। और बताइएगा हेनसांग जो है कितने वर्षों तक भारत में रहा था?
15 वर्षों तक रहा था, 16 वर्ष 16 वर्षों तक। हेनसांग 15 या 16 वर्ष रहा था, 16 वर्ष है, 15 वर्ष है, शायद 15 ही वर्ष है। और बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस व्यक्ति के द्वारा किए थे, या कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी, 15 ही वर्ष से शायद। बताइएगा हानथिम गुफा अभिलेख जो है वह किस शासक से संबंधित है, या कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हानथिम गुफा अभिलेख किस व्यक्ति से संबंधित है, कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा एल्होल अभिलेख किससे संबंधित है, या पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। एल्होल अभिलेख किससे संबंधित है, या पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। बताइएगा नासिक अभिलेख किससे संबंधित है, गौतमी बलश्री से संबंधित हो जाएगा। नासिक अभिलेख किससे संबंधित हो जाएगा, गौतमी बलश्री से संबंधित हो जाएगा। बताए जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, या रुद्रदामन से संबंधित है। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है, रुद्रदामन से संबंधित है। बताइएगा प्रयाग स्तंभ जो है अभिलेख किससे संबंधित हो जाएगा, या समुद्रगुप्त। और इसका कार्यभार जो था ये मुख्य तौर पर हरिसेन को सौंप दिए थे इसके। हाँ दरबारी कवि थे, इसके निर्माण के लिए प्रमुख कार्य इसी को सौंपे थे। बताइए मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है, मालवा नरेश यशोवर्मन से संबंधित है। बताइए ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, प्रतिहार नरेश भोज से संबंधित हो जाएगा। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है, प्रतिहार नरेश राजा भोज से संबंधित हो जाएगा। बताइएगा भीतर कनिका जो अभिलेख है किससे संबंधित हो जाएगा, या स्कंदगुप्त से संबंधित हो जाएगा। और बताइएगा सर्वप्रथम सती प्रथा का उल्लेख किस अभिलेख में उल्लेखित है, एरन अभिलेख में उल्लेखित है। और यह कब था, 510 ईस्वी में। बताइएगा बौद्ध स्तंभ लेख जो है वह किसकी जानकारी देता है, या सुंग काल की ये जानकारी देता है। 15 वर्षीय है इसका आंसर। बौद्ध स्तंभ लेख किसकी जानकारी देता है, या सुंग काल की जानकारी देता है। बताइएगा हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, या सीयूकी में किया है। हेनसांग ने अपनी यात्रा वृत्तांत का वर्णन किस पुस्तक में किया है, सीयूकी में किया है। बताइए अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस व्यक्ति के द्वारा की गई है, या अल-बरूनी के द्वारा की गई। अरबी भाषा की पुस्तक किताबुल हिंद की रचना किस व्यक्ति के द्वारा की गई है, अल-बरूनी के द्वारा की गई। अल-बरूनी किसके साथ भारत आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, मोहम्मद गजनवी के साथ आया था। बताइएगा मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का उल्लेख मिलता है उसकी यात्रा वृत्तांत में, या पांड्य राज्य का हो जाएगा। किसका हो जाएगा, पांड्य राज्य का हो जाएगा। मार्को पोलो द्वारा किस राज्य की यात्रा का वृत्तांत उल्लेख मिलता है, या पांड्य राज्य का मिलता है। बताइएगा पतंजलि के महाभाष्य से किस वंश के इतिहास का पता लगता है, या सुंग वंश का पता लगता है। पतंजलि पुष्पमित्र सुंग के राज दरबार में रहते थे, और चरक किसके राज दरबार में रहते थे, या कनिष्क के राज दरबार में रहते थे। और सिल्क मार्ग पर किनका आधिपत्य था, कुषाणों का आधिपत्य था। सही जवाब हो जाएगा। तो साथियों कॉस्मोस पब्लिकेशन के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आप लोग के मध्य दृष्टि का क्विक साइंस के माध्यम से जो रसायन विज्ञान का होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा वे पदार्थ जो ऑक्सीकरण क्रिया करते हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर स्वयं अपचयित होते हैं वो क्या कहलाते हैं, या ऑक्सीकारक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑक्सीकारक कहलाते हैं। बताइएगा वे पदार्थ जो अपचयन क्रिया करवाते हैं अर्थात जो इलेक्ट्रॉन त्याग करके स्वयं ऑक्सीकृत हो जाते हैं क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अपचायक कहलाते हैं। और जंग लगना कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। जंग लगना कैसी अभिक्रिया हो जाएगी, रेडॉक्स अभिक्रिया हो जाएगी। बताइएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन में से कौन परमाणु का भाग नहीं है, यह फोटोन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन में से कौन परमाणु का भाग नहीं है, यह फोटोन हो जाएगा। बताइएगा एक ही प्रकार का परमाणु जो है वह कैसे तत्वों में पाया जाता है, या प्राकृतिक तत्वों में पाया जाता है। किन में पाया जाता है, प्राकृतिक तत्वों में एक ही प्रकार का परमाणु पाया जाता है। बताइएगा परमाणुवीय नाभिक जो है वह किसके द्वारा खोजी गई थी, या अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजी गई थी। परमाणुवीय नाभिक की खोज किसके द्वारा की गई थी, अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा खोजी गई थी। बताइएगा जब दो परमाणु के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या हो जाती है, या घट जाती है। क्या हो जाती है, घट जाती है। जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा क्या होती है, घट जाती है। बताइए किसी तत्व के रासायनिक गुण कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या करते हैं, या परमाणु क्रमांक हो जाएगा। किसी तत्व के रासायनिक गुण को कौन तय करता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या उसके रासायनिक गुण को तय करती है। बताइएगा किसी तत्व के तुल्यांकी भार तथा संयोजकता के गुणनफल को क्या कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है। किसी तत्व के तुल्यांकी भार एवं संयोजकता के गुणनफल को क्या कहा जाता है, परमाणु भार कहा जाता है। बताइएगा
पुरानी किताबों का कागज जो है भूरा किसके कारण हो जाता है? या सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण हो जाता है। और बताइएगा कागज का फाड़ना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? या भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। कागज का फाड़ना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। इसको पुनः तो जोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन यह रहता ही कागज ही है, सिर्फ इसके आकार में परिवर्तन हो जाता है। बताइएगा हाँ, पानी का जमकर बर्फ बनना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? या भौतिक परिवर्तन ही हो जाएगा। पता है मोमबत्ती का जलना कैसा परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और मोमबत्ती का पिघलना कौन सा परिवर्तन है? या भौतिक। पिघलना भौतिक एवं जलना रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा खाना पकाना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। खाना पकाना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। और भोजन जब पकाते हैं तो उस समय कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? विटामिन सी नष्ट हो जाता है। और कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है? बी और सी हो जाएगा। बताइएगा किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। बताइएगा पदार्थ परिवर्तित होकर अलग पदार्थ में बदल जाता है। पदार्थ के रासायनिक गुण एवं रासायनिक संगठन में परिवर्तन हो जाता है। इसको कौन सा परिवर्तन कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन ही कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। बताइएगा दूध का स्कंदन जो है कैसा परिवर्तन हो जाएगा? या रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध का स्कंदन कैसा परिवर्तन हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा दूध का क्रीम अलग करना कौन सा परिवर्तन है? दूध से क्रीम का अलग करना। या भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। दूध से क्रीम का अलग करना कौन सा परिवर्तन हो जाएगा? भौतिक परिवर्तन हो जाएगा। बताइएगा असंतुलित रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहा जाता है? कंकाली रासायनिक समीकरण कहा जाता है, जिसको स्केलेटल केमिकल इक्वेशन भी कहा जाता है। और दोनों तरफ जब बराबर हो तो उसको क्या कहेगा? संतुलित रासायनिक समीकरण कहा जाता है। तो साथियों दृष्टि पब्लिकेशन के क्विक साइंस के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य स्पीडी पब्लिकेशन का करंट अफेयर स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारतीय पर्यटन विकास निगम ITDC के अभी वर्तमान में MD कौन हो जाएंगी? या मुग्धा सिन्हा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? मुग्धा सिन्हा हो जाएंगी। बताइएगा UGC के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? या विनीत जोशी हो जाएंगे। UGC के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? विनीत जोशी हो जाएंगे। और UGC की स्थापना कब हुई थी? 1956। LIC और UGC 1956 हो जाएगा। बताइएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? प्रोफेसर उमा कांजी वाला हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? प्रोफेसर उमा कांजी वाला हो जाएंगी। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू की पहली महिला कुलपति कौन हो जाएंगी? प्रोफेसर उमा कांजी वाला हो जाएंगी। कांजी वाला है। और नाइमा खातून किसकी पहली महिला कुलपति बनी है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन हो जाएंगी? नाइमा खातून हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? नाइमा खातून हो जाएंगी। बताइएगा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की वर्तमान में कुलपति कौन है? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित हो जाएंगे। बताइएगा DU के वर्तमान में कुलपति कौन है? DU दिल्ली विश्वविद्यालय के या योगेश सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? योगेश सिंह हो जाएंगे। बताइएगा नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? या सचिन चतुर्वेदी हो जाएंगे। नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति कौन हो जाएंगे? सचिन चतुर्वेदी हो जाएंगे। बताइएगा वर्तमान में NCERT के निदेशक कौन हो जाएंगे? दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएंगे। NCERT के वर्तमान में निदेशक कौन हो जाएंगे? दिनेश प्रसाद सकलानी हो जाएंगे। बताइएगा अभी वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राहुल सिंह हो जाएंगे। वर्तमान में CBSE के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? राहुल सिंह हो जाएंगे। बताइएगा अभी वर्तमान में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन हो जाएंगे? मनोज जैन हो जाएंगे। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के निदेशक कौन हो जाएंगे? मनोज जैन हो जाएंगे। बताइएगा वर्तमान में नालको के निदेशक कौन हो जाएंगे? विजेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। वर्तमान में नालको के निदेशक कौन हो जाएंगे? विजेंद्र प्रताप सिंह हो जाएंगे। बताइएगा वर्तमान में NLC के निदेशक कौन हो जाएंगे? नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के या प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? प्रसन्ना कुमार मोटूपल्ली हो जाएंगे। बताइएगा वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? माधव कौशिक हो जाएंगे। वर्तमान में साहित्य अकादमी के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? माधव कौशिक हो जाएंगे। बताइएगा संगीत नाट्य अकादमी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर संध्या पुरेचा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी? डॉक्टर संध्या पुरेचा वर्तमान में संगीत नाट्य अकादमी के अध्यक्ष हो जाएंगी। बताइएगा वर्तमान में प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे?
नवनीत सहगल हो जाएंगी। वर्तमान में प्रसार भारती के अध्यक्ष कौन हो जाएंगी? नवनीत सहगल हो जाएंगी। बताइएगा वर्तमान में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? या आर माधवन हो जाएंगे। वर्तमान में भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? आर माधवन हो जाएंगे। बताइए नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वर्तमान में प्रेस रावल हो जाएंगे। वर्तमान में नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? प्रेस रावल हो जाएंगे। बताइएगा वर्तमान में पीटीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? महेंद्र मोहन गुप्ता हो जाएंगे। वर्तमान में पीटीआई के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? महेंद्र मोहन गुप्ता हो जाएंगे। बताइएगा वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वी नारायणन हो जाएंगे। और ये इनका क्रम क्या क्रम हो जाएगा? 11वें क्रम के हो जाएंगे। वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन हो जाएंगे? वी नारायणन हो जाएंगे। और इसरो के स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969 को हुई थी। इसरो की स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1969। इसरो का 100वां मिशन NVS 02 और 101वां मिशन EOS 09 हो जाएगा। बताइएगा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के वर्तमान में निदेशक कौन हो जाएंगे? डॉक्टर ए राजराजन हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर ए राजराजन हो जाएंगे। बताइएगा बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वह कहाँ बनाया जाएगा? या नवादा में बनाया जाएगा। बिहार राज्य का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कहाँ बनाया जाएगा? या नवादा में बनाया जाएगा। बताइएगा हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप जो है वह कहाँ स्थित है? एजोन सागर में स्थित हो जाएगा। हाल ही में चर्चित चियोस द्वीप कहाँ स्थित हो जाएगा? एजोन सागर में हो जाएगा। बताइए ई वोटिंग प्रणाली अपनाने वाला भारत का पहला राज्य बिहार हो जाएगा। और पहली कौन हो जाएंगे? शोभा अथी नाम है, विभा देवी हो जाएगा। विभा देवी हो जाएंगी। बताइएगा हाल ही में किस राज्य में बोनालू उत्सव मनाया गया है? या तेलंगाना में मनाया गया। और बताइएगा 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? या द हेग नीदरलैंड में हो जाएगा। 76वां नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था? द हेग नीदरलैंड हो जाएगा। और बताइएगा किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? या पुणे में शुरू किया गया है? किस शहर में नक्षत्र नामक भारत की पहली उच्च प्रदर्शन कंप्यूटिंग सुविधा को शुरू किया गया है? या पुणे में किया गया। और बताइएगा हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? या असम में आयोजित किया गया। हाल ही में किस राज्य में अंबुबाची मेला आयोजित किया गया है? या असम में आयोजित किया गया। बताइएगा हाल ही में चर्चा में रहा वन का चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? या आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। हाल ही में चर्चा में रहा बनका चेरला परियोजना का संबंध किस राज्य से हो जाएगा? आंध्र प्रदेश से हो जाएगा। और किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? या लेह लद्दाख में शुरू की गई है। किस शहर में भारत की पहली हाइड्रोजन चलित बसें शुरू की गई है? या लेह लद्दाख में शुरू की गई है। और बताइएगा कौन सा देश पहली बार बीजिंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? या अपना भारत किया? कौन सा देश पहली बार बीजिंग कप 2025 प्लेऑफ की मेजबानी करेगा? ये भारत किया था। बताइएगा किस राज्य द्वारा 2025-35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? या अरुणाचल प्रदेश के द्वारा शुरू किया गया है। किस राज्य के द्वारा 2025 से 35 को जल विद्युत का दशक घोषित किया गया है? या अरुणाचल प्रदेश के द्वारा घोषित किया गया। बताइए किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? या कोपेनहेगन को किया गया है जो डेनमार्क की राजधानी हो जाएगी। किस शहर को ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2025 में रहने योग्य दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर घोषित किया गया है? या कोपेनहेगन को किया गया। और बताइएगा 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? या उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। 12 पुत्र ऐतिह्य ग्राम योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किस राज्य में शुरू की गई है? या उड़ीसा राज्य में शुरू की गई है। और बताइए भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? या BSNL संस्था के द्वारा की गई है। भारत की पहली स्वदेशी 5G फिक्स्ड वायरलेस सेवा किसके द्वारा लॉन्च की गई है? या BSNL के द्वारा शुरू की गई है। किस देश ने ईरान की परमाणु क्षमता को नष्ट करने के लिए ऑपरेशन मिडनाइट हैमर चलाया था? या अमेरिका के द्वारा चलाया गया था। ऑपरेशन राइजिंग लॉयन किसके द्वारा चलाया गया था? इजराइल के द्वारा चलाया गया था। किसके द्वारा चलाया गया? इजराइल के द्वारा। और किस राज्य में स्थित आरलम वन्य अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? या केरल की हो जाएगी। किस राज्य में स्थित आरलम वन्य अभ्यारण्य भारत की पहली बटरफ्लाई सेंचुरी बन गई है? या केरल राज्य की हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 के शुभांकर के रूप में किसको लॉन्च किया गया था? या विराज को लॉन्च किया गया था। किसको लॉन्च किया गया था? विराज को लॉन्च किया गया था। तो साथियों आज की होमवर्क सीरीज के माध्यम से जो ग्रुप डिस्कशन करवाया जा रहा था वो यहीं पे समाप्त कर दिया गया है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है कि आप लोगों के लास्ट में एक क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट माध्यम से देना रहता है। क्वेश्चन है
एक क्षारीय द्रव है, इसका पीएच मान कितना होता है। पित्त जो होता है एक क्षारीय द्रव हो जाएगा, इसका पीएच मान कितना होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अधिक से अधिक संख्या में कमेंट माध्यम से अवश्य दीजिएगा। और हमारा ये ग्रुप डिस्कशन अच्छा लगता हो तो कमेंट माध्यम से प्यारा सा दिल भेजने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप एवं टेलीग्राम चैनलों का लिंक उपलब्ध है। इससे जुड़ने के पश्चात आपको पूर्व में ही होमवर्क मिल जाएगा, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को गौर से सुनते हैं तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए आज की होमवर्क सीरीज यहीं पे समाप्त होती है और फिर अगले सेशन में आप लोगों से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।